मेरे सभी साथी मंत्रीगण, विधायक, अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथि, प्रिय बच्चों और दिल्ली के समस्त नागरिकों, सबसे पहले आप सब लोगों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर जितने बच्चों ने, पुलिस वालों ने अभी परेड की इतना शानदार प्रदर्शन किया, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए? आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हम लोगों को दिया। हमारी संविधान सभा ने उस वक्त के जो हमारे नेतागण थे, जो हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हम लोगों को दिया। लेकिन आज ये सोचने को मन करता है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक अगर ये संविधान अपने मूल रूप में, लेटर इन स्पिरिट में, केवल 5 दिन के लिए भी अगर इस देश में ठीक से लागू हो जाता तो शायद इस देश का ये हाल नहीं होता जो आज इस देश का हाल है। संविधान तो बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन इस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। तब से लेकर आज तक जिस तरह से इस संविधान के ऊपर खर्चे उड़ाए गए, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे लगता है आज हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। इस संविधान की मूल आत्मा क्या है? इस संविधान की मूल आत्मा है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स में एक राइट है, राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने सब लोगों को बराबर समझा जाए। लेकिन क्या आज हमारे देश में कानून के सामने सब लोग बराबर हैं? क्या कानून के सामने पैसे वाला और गरीब आदमी दोनों बराबर हैं? क्या इस कानून के सामने नेता और आम आदमी दोनों बराबर हैं? आज कोर्ट के अंदर अगर कोई पैसे वाला बड़ा वकील कर लेता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का वकील कर लेता है, तो शायद उसको न्याय थोड़ा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी है तो वो तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हमारे इसी संविधान के अंदर लिखा है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। पिछले साल दिल्ली के अंदर 1600 महिलाओं के खिलाफ बलात्कार हुए। ये तो रजिस्टर्ड केसेस हैं, जो अनरजिस्टर्ड हैं उनकी तो पता नहीं संख्या कितनी होगी। क्या उन 1600 महिलाओं को राइट टू लाइफ मिला, उनको जीने का अधिकार मिला? और उनकी तो छोड़ दीजिए, आज दिल्ली में आप किसी भी महिला से बात कीजिए, उससे पूछिए, आज किसी भी माँ बाप से बात कीजिए, सवेरे जब बेटी कॉलेज के लिए निकलती है तो माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि शाम को वो जिंदा वापस लौटेगी, शाम को वो सही सलामत वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि जीने का अधिकार मिल रहा है लोगों को? आज हर महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसी संविधान के अंदर लिखा है राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट, लोगों को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। अभी थोड़े दिन पहले महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैंने एक धरना दिया। जब मैं और मेरे कैबिनेट के मंत्री हमने ऐलान किया कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं, तो धारा 144 लगा दी गई। मैं मन में सोच रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया, दिल्ली की कैबिनेट दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी? कुछ लोगों ने कहा कि मैंने असंवैधानिक काम किया, मैंने संविधान के खिलाफ काम किया, मैंने संविधान को कई बार पढ़ा है। मैंने सोचा शायद कोई भूल हो गई हो, मैंने दोबारा संविधान को पढ़ा। पूरा संविधान पढ़ने के बाद मुझे कहीं नजर नहीं आया जहां संविधान में लिखा हो कि एक मुख्यमंत्री धरना नहीं दे सकता, कहीं नहीं लिखा था।
उसमें ये नहीं लिखा था कि एक मुख्यमंत्री जनता के अधिकारों के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। धारा 144 लगाने की क्या जरूरत है? तो संविधान की खिलाफत मैंने नहीं की, संविधान की खिलाफत धारा 144 लगाने वालों ने की। संविधान की खिलाफत तब हुई जब 1600 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। संविधान की खिलाफत तब हो रही है जब कानून की नजरों में सब लोग बराबर नहीं है। संविधान की खिलाफत तब हो रही है जब दिल्ली की हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। और उन सभी लोगों के हक के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। जितना काम मैं सचिवालय में बैठ के कर सकता हूँ उतना सचिवालय में बैठ के करूँगा। लेकिन अगर मुझे जनता के हकों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा तो मैं सड़क पे उतरने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। जैसा मैंने कहा, हमारे संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। और इन्हीं फंडामेंटल राइट्स का जनता को, इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को देने के लिए और उनका प्रचार करने के लिए ये सारा काम धाम बनाया गया है। राष्ट्रपति है, संविधान कहता है एक राष्ट्रपति होंगे, संविधान कहता है एक उपराष्ट्रपति होंगे, संविधान कहता है एक प्रधानमंत्री होंगे, संविधान कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, संविधान कहता है मुख्यमंत्री होंगे, संविधान कहता है मुख्यमंत्रियों की भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, संविधान कहता है कि इतने सारे अफसर होंगे। क्यों होंगे? लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए होंगे। लेकिन लोगों के फंडामेंटल राइट्स के पर खच्चे उड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी मंत्री के घर का शीशा टूट जाता तो 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता। तो संविधान मंत्रियों को बचाने के लिए बन गए हैं, जनता को बचाने के लिए नहीं संविधान का इस्तेमाल किया जाता। इसे हम लोगों को बदलना पड़ेगा। मैं सोच रहा था अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं भी एक बड़ा बंगला ले लेता, मैं भी एक बहुत बड़ी गाड़ी ले लेता, मैं भी खूब सारी सिक्योरिटी ले लेता और उसके बाद एक मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर को बुला के कहता कि भाई अब हर थाने से मेरे को 10-10 लाख रुपए महीना पहुंचाया करो, तो सब कुछ ठीक रहता, कोई कुछ नहीं कहता, सब कहते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है। और फिर दिल्ली में कोई बलात्कार हो जाता तो मैं भी कह देता कि पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, जल्दी जांच पूरी की जाएगी, दोषियों को पकड़ा जाएगा। मैंने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब अभी दानिश महिला का बलात्कार हुआ तो मैंने पूछा कि पहले ये बताओ बलात्कार क्यों हुआ? बलात्कार अगर हुआ तो उस एरिया का एसएचओ क्या कर रहा था? बलात्कार अगर हुआ तो उस एरिया का बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था? जवाबदेही तय करो, अब ऐसे नहीं चलेगा। जैसे मैंने ऐसे कहा हंगामा मच गया, सब लोग नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि अगर जवाबदेही तय करनी पड़ गई तो एसएचओ पलट के कहेगा जी या तो महीना ले लो या जवाबदेही ले लो, दोनों एक साथ तो नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, ये लड़ाई जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान दिया था, उस संविधान को लागू कराने की लड़ाई अब हमारी है। इस संविधान को लागू कराना पड़ेगा, इस देश के लोगों को न्याय दिलवाना पड़ेगा, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा दिलवानी पड़ेगी, इस देश के अंदर इस संविधान को लागू करना पड़ेगा। और यही हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है दोस्तों। मैं अपने धरने से उठ के जब घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं और अभी अभी हमने एक अच्छे ऑफिसर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है। जितने अच्छे लोग हैं, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि पुलिस वाले को अपनी ड्यूटी करने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया हो। ये सरकार अच्छे लोगों को मेडल देगी, ये अच्छे अफसरों को मेडल देगी, ये सरकार अच्छे लोगों को इनाम देगी, अच्छे लोगों की सराहना करेगी और उनको कैश प्राइज भी देगी। लेकिन जो ऑफिसर अगर अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से काम भी किया जाएगा। दोस्तों, मैं जब घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा अगर इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है तो क्या हम लोग चुप बैठ सकते हैं? हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हमने, दिल्ली सरकार ने
एक कमेटी बनाई है, कल ही हम लोगों ने कमेटी बनाई है दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, कि क्या दिल्ली के अंदर हम एक अलग से महिला सुरक्षा दल बना सकते हैं क्या। जैसे आप लोग अपनी बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाते हो, वो सिक्योरिटी गार्ड आपको सुरक्षा देता है, आप अपने लिए पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड रखते हो या अपनी कॉलोनी का चौकीदार रखते हो, तो उसको पुलिस की पावर तो नहीं होती है, लेकिन वो आपकी बिल्डिंग की, आपकी कॉलोनी की, आपकी सुरक्षा करता है, आपके घर की सुरक्षा करता है। क्या इसी तरह से दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम दिल्ली के अंदर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल और होमगार्ड, इन सब लोगों को मिला के क्या हम एक अलग नागरिक सुरक्षा दल बना सकते हैं क्या। क्या दिल्ली के अंदर नए कोर्स बनाने की जरूरत है कि अगर दिल्ली के अंदर अब कोई बलात्कार करे तो 3 से 6 महीने तक उसको, 6 महीने के बीच में उसको जेल होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा, कुकर्म करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन सब बातों पर गौर करने के लिए कल हम लोगों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। दोस्तों, जैसा आप सब लोगों को पता है, दिल्ली सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। हम सब लोगों को भ्रष्टाचार दूर करना पड़ेगा और अगर हमने भ्रष्टाचार दूर नहीं किया, भ्रष्टाचार से अगर हमने निजात नहीं पाई तो ये देश नहीं बचेगा। खुलेआम आज लूट मची हुई है। इसीलिए जिस कानून के लिए 2 साल पहले लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे, जन लोकपाल बिल, वही जन लोकपाल बिल लगभग बन के तैयार हो चुका है और आने वाले फरवरी के महीने में हम लोग रामलीला मैदान में दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। आप सब लोग आइएगा और सब लोगों की मौजूदगी में वही जन लोकपाल बिल पास किया जाएगा। वो जन लोकपाल बिल कहता है कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, उसे जेल होगी, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस कानून में एक भी आदमी जेल नहीं जाना चाहिए। हमारा मकसद लोगों को जेल भेजने का नहीं है। हमारा मकसद है कि लोगों के अंदर डर पैदा हो कि अब अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो उनको जेल होगी। हमारा मकसद डर पैदा करने का है, हमारा मकसद जेल भेजने का नहीं है लोगों को। अभी नई सरकार बनने के कुछ दिन के अंदर हम लोगों ने ऐलान किया था कि जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं, आपसे रिश्वत मांगी जाती है, आपका काम नहीं किया जाता। अगर अब आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, उसे सेटिंग कर लेना, उसकी स्टिंग कर लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके आप हमें ला के देना, हम उसको रंगे हाथों ट्रैप करेंगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि पिछले 20-25 दिन के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जो मुझे जनता से खबर मिल रही है कि एक खौफ तो जरूर पैदा हो गया है। कम से कम 20 से 30% भ्रष्टाचार तो जरूर कम हो गया है। अभी अभी मैं जब आ रहा था, मेरी गाड़ी एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर रुकी, कई सारे लोगों ने मुझे घेर लिया, उनमें कई ऑटो वाले थे और उन ऑटो वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सर पिछले 15 दिन से पुलिस ने हम लोगों से रिश्वत लेनी बंद कर दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस रिश्वतखोरी को सरकारें पिछले 65 साल से रोक नहीं पाई, अगर नीयत साफ हो, अगर करने की मंशा हो, तो मुझे लगता है हम सब लोग मिलके, जनता मिलके, सरकार मिलके, मंत्री मिलके, अफसर मिलके इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। अभी मेरा एक दोस्त कुछ दिन पहले एक ऑटो में सफर कर रहा था। जब उसने ऑटो वाले से पूछा तो ऑटो वाले ने कहा कि भाई साहब पिछले 15 दिन से हमसे कोई रिश्वत नहीं ले रहा है। और रिश्वत क्यों लेगा? क्योंकि अब तो मेरी सरकार है। उस ऑटो वाले को लगता है कि अब उसकी सरकार है। अब इस दिल्ली के एक आम आदमी को लगने लगा है कि उसकी सरकार है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने बताया, उसके घर के सामने चाय वाला चाय बेचता है। वो चाय वाला 8 रुपए की चाय बेचा करता था।
उसने अपना रेट कम करके 6 रुपए कर दिए। तो जब उसने पूछा क्यों, तो चाय वाला कहता है जी हर महीने पहले पुलिस पैसे लिया करती थी, इस महीने से पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए, मैंने भी अपनी चाय के रेट कम कर दिए। पिछले 2 दिन में जब धरने के बाद मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरे एंटी करप्शन विभाग ने बताया कि सर पिछले 3 दिन से हमारे सारे ट्रैप फेल हो रहे हैं। जब हम ट्रैप करने के लिए जाते हैं तो अफसर रिश्वत लेने के लिए मना कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ हमारे सारे ट्रैप फेल हो जाएं। मैं चाहता हूँ एक भी ऑफिसर को जेल ना जाना पड़े। मैं चाहता हूँ हमारी व्यवस्था सुधरे। मैं चाहता हूँ सब लोग सुधरे और हम सब लोग मिलकर इस देश को इकट्ठा बनाएंगे। दोस्तों, बार बार कहते रहे हैं कि हम 7 मंत्री और हमारे सेक्रेटरी और हमारे ये सारे अफसर मिलकर इस देश को नहीं सुधार सकते। अगर हमें दिल्ली को सुधारना है तो दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ मिलकर दिल्ली को सुधारना पड़ेगा। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। आज क्या व्यवस्था है, आपके इलाके में अगर कूड़ा पड़ा है तो पहले आप अपने काउंसलर के पास जाते हो, वो भी कूड़ा नहीं उठवाता। फिर आप एमएलए के पास जाते हो, फिर मुख्यमंत्री के पास आते हो। मेरे पास ऐसी ग्रीवांसेस आती है, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरी विधवा पेंशन नहीं मिली, मेरा कूड़ा नहीं उठा, मेरी सड़क टूटी पड़ी है, मेरा पार्क टूटा पड़ा है। अगर ये सारी समस्याएं मुख्यमंत्री के पास आएंगी तो ये व्यवस्था नहीं सुधर सकती। सो दोस्तों, हम अंदर सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, ये सत्ता सारी की सारी आपके हाथों में सौंपने के लिए आए, ये सत्ता के किले तोड़ने के लिए आए। जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, इस देश का हर आदमी मालिक है, लेकिन पिछले 65 साल के अंदर नेता मालिक बन बैठे और लोगों को अपना नौकर बना लिया। हम इस देश के हर आदमी को वापस मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो जनता को मालिक बनाने का कानून पास होने वाला है। इसे हम लोग कह रहे हैं स्वराज का कानून। अपना राज, जनता का राज। बहुत जल्दी जनता का राज आने वाला है। बहुत जल्दी जनता के हाथ में सत्ता आने वाली है। कानून बनाने के लिए अगले 15 दिन के अंदर इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि मान लीजिए आप साकेत के ए ब्लॉक में रहते हैं, वहां पे मान लीजिए 1000 परिवार रहते हैं, तो उन्हें 1000 परिवारों का चुनाव करवाएगी सरकार। पूरी दिल्ली को छोटे छोटे मोहल्लों में बांटेगी, हर मोहल्ले का चुनाव करवाएगी। उस मोहल्ला सभा का एक चेयरमैन होगा। हर महीने वहां की जनता मिलेगी और जनता आपस में बैठ के तय करेगी कि वहां पे सरकारी पैसा जो खर्च किया जाता है वो कहाँ खर्च किया जाएगा। तो मान लीजिए आपके इलाके के अंदर सफाई नहीं होती, तो आप अगले महीने अपनी मोहल्ला सभा में जाके सफाई कर्मचारियों को बुला सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर को बुला सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं भाई सफाई क्यों नहीं कर रहे। मान लीजिए आपको अपने इलाके में सड़क बनानी है, सरकार आपको पैसा देगी, आप तय करेंगे कि उस पैसे से सड़क बनानी है कि पार्क बनानी है कि स्ट्रीट लाइट बनानी है कि पानी की पाइपलाइन लगानी है। जनता ये सारी सत्ता आपके हाथों में सौंपना चाहती है। आपके सरकार ये सत्ता आपके हाथों में सौंपना चाहती है। जनता तय करेगी और उस इलाके के नेता और उस इलाके के अफसर उन निर्णयों का पालन करेंगे। आपके इलाके का स्कूल, आपके इलाके का अस्पताल, आपके इलाके की सड़कें, आपके इलाके की बिजली, आपके इलाके के पानी, आपके इलाके के पार्क, इन सारी चीजों के बारे में निर्णय लेने का आपके पास अधिकार होगा। आप अपने इलाके में वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। हो सकता है आपको दिल्ली जल बोर्ड से पानी लेने की जरूरत ही ना पड़े। आप अपने इलाके के अंदर सोलर एनर्जी लगाइए। हो सकता है कि आपको दिल्ली की बिजली कंपनियों से बिजली लेने की जरूरत ही ना पड़े। और जब हम सत्ता जनता के हाथ में सौंप देंगे तब दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली के बारे में सोच सकेगी, पूरी दिल्ली के बारे में प्लान बना सकेगी। दोस्तों, हमारा सपना है दिल्ली को पूरे देश का सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाया जाएगा। दिल्ली से सबसे पहले भ्रष्टाचार दूर किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है ईमानदार राजनीति कायम करना, क्योंकि अगर ईमानदार राजनीति होगी तो सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर ईमानदार राजनीति होगी तो सबको अच्छा इलाज मिलेगा। अगर ईमानदार राजनीति होगी तो व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको बिजली मिलेगी, सस्ता पानी मिलेगा। दोस्तों, मैंने 1947 तो नहीं देखा,
1977 के दौरान भी मैं बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन 2014 की इस क्रांति देखने के लिए मैं मौजूद हूँ। इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज दिल्ली के लोगों को आज़ादी की खुशबू मिल गई है। अब दिल्ली के लोग चुप नहीं बैठने वाले, अब दिल्ली के लोग खड़े हो चुके हैं और दिल्ली के लोग अपने अधिकारों की मांग करेंगे, और अधिकार नहीं मिलेंगे तो दिल्ली के लोग क्रांति करेंगे। और इस आज़ादी की खुशबू को हमें पूरे देश के अंदर ले जाना है और पूरे देश को भ्रष्टाचार और महंगाई से हम लोगों को मुक्ति दिलानी है दोस्तों। लेकिन दो शब्द जाते जाते मैं मीडिया के साथियों से भी कहना चाहूंगा। अभी कल मेरे पास एक रिपोर्टर का फोन आया, बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उनके रिपोर्टर है। उन्होंने कहा जी मेरे एडिटर ने मेरे को कहा है कि बाहर जाके एक नेगेटिव स्टोरी बनाओ आम आदमी पार्टी के ऊपर, ये दिखाओ कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता खत्म हो रही है। तो कहता है जी मैं सड़क पे पहुंचा, जो पहले 50 आदमी मेरे को मिले, मैंने उनसे पूछा, कहते 50 में से एक भी आदमी आपके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 50 के 50 आदमियों ने कहा कि हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। इस सरकार ने 20 दिन के अंदर इतने काम करके दिखाए जो किसी ने नहीं करके दिखाए। ये तो कुछ पार्टी वाले और कुछ मीडिया वाले इनको काम करने नहीं दे रहे हैं। कहता है लेकिन मेरी मजबूरी थी, बॉस ने कहा था, तो मैंने 2-4 लोगों से जबरदस्ती आपके खिलाफ बुलवा लिया। दोस्तों ये तो पत्रकारिता नहीं है। हम जो कर रहे हैं अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। ये देश तो आपका भी है, ये देश तो पत्रकारों का भी है, ये देश तो मीडिया वालों का भी है। ये तो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। आज सुबह सुबह आश्रय अधिकार अभियान के इंदु प्रकाश सिंह है, उनका मेरे पास फोन आया। अभी कुछ दिन पहले ठंड के मारे खुले में कुछ लोगों की, कुछ होमलेस लोगों की, बेघर लोगों की मौत हो गई थी दिल्ली में। मीडिया वाले सारे इंदु प्रकाश के पास पहुंचे और बोले अरविंद के खिलाफ 2 लाइन बोल दो। इंदु प्रकाश ने बोला कि मैं कैसे बोल दूं अरविंद के खिलाफ, क्योंकि पिछली सरकार 15 साल के अंदर 170 शेल्टर होम बनाए थे और इस सरकार ने पिछले 20 दिन के अंदर 70 शेल्टर होम बना दिए। मैं इनके खिलाफ कैसे बोलूं? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मीडिया वाले हमारे खिलाफ क्यों बुलवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे पत्रकार ईमानदार हैं, लेकिन कुछ मीडिया वाले और मालिक जो हैं वो या तो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, पार्टियां भूल जाओ, देश के लिए काम करो। देश बुला रहा है, एक मौका मिला है, सारे इकट्ठे हो जाओ। अगर हम लोगों ने ये पार्टीबाजी नहीं छोड़ी तो ये देश नहीं बचेगा। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है। और फिर अंत में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, हम बहुत छोटे लोग हैं, हे भगवान हमें हिम्मत देना, हमें सद्बुद्धि देना, हमें दिशा देना कि जिस मिशन पे हम लोग चले हैं हम उस मिशन में कामयाब हों। कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तभी तारे दिखाई देते हैं। आज चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है देश के अंदर, लेकिन अब उस अंधकार के अंदर कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है। ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई है और हम सब लोगों को मिलकर इस देश को बचाना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों को देख के मुझे अपना बचपन का एक गीत याद आता है। मैं वो गीत गाना चाहता हूँ और बच्चों से निवेदन करूंगा कि पूरे जोर के साथ मेरे साथ साथ गाएंगे। गाएंगे बच्चे? हम होंगे कामयाब। गाएंगे सब लोग? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन।
आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।